हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट जैव विविधता। ठीक है, तो जैव विविधता से रिलेटेड आज हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल। भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैव विविधता से एक मोटा खाका आपको ये बनाना है। ठीक है, जैव माने बायो। ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब मैं आपको ये बताता हूँ, एक मोटा सा आप अपने दिमाग में अनुमान लगा सकते हैं। बायो जैव माने मान लेते हैं जीव, और विविधता मतलब बहुत सारे जीव एक ही जगह पर। मान लो ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं, पेड़ पौधे भी हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, और बहुत सारे जीव जंतु भी हैं। ठीक है, तो वो एक क्या हो जाएगी? जैव विविधता। ठीक है, तो भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहते हैं? तो ये ध्यान दीजिए, भारत का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, गुजरात से नीचे आता है पार्ट, ठीक है, और ये जो बेल्ट आती है ये वाली, ठीक है, ये है आपकी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जिसका नाम क्या है? सह्याद्री। ठीक है, तो जो सह्याद्री या पश्चिमी घाट है ये है भारत में जैव विविधता का द्वार। ठीक है, क्यों? मॉनसून यहां से शुरू होता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, जहां ज्यादा नमी या उमस और ज्यादा बारिश होगी, ठीक है, गर्मी भी होगी और बारिश भी होगी, वहां पे जैव विविधता क्या होगी? ज्यादा पनपेगी। इसका मतलब वहां पे जैव विविधता ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, ठीक है, मोटा मोटा देखेंगे। अगला सवाल है, MS ट्राइब्स शब्द का संबंध किससे है? ठीक है, तो MS ट्राइब्स का संबंध जो है, ठीक है, ये है आपके बाघों के संरक्षण से संबंधित। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। बाघों के संरक्षण से जो आपके टाइगर रिजर्व्स होते हैं उनमें MS ट्राइब्स का यूज किया जाता है। इस शब्दावली का क्या अर्थ है? देखिए, इस शब्द का संबंध बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से संबंधित है। इसका पूर्ण रूप है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स। ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर MST था ना, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, फिर I था IPES। ठीक है, तो यह है इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, ये MS ट्राइब्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ठीक है, नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं इससे आपको एक मोटा मोटा जानकारी देता हूं कि आपने देखा होगा, एक जैसे इमली का पौधा होता है उसी प्रकार का एक पौधा आता है जिसमें इस तरीके से ऐसे पत्तियां और ऐसी पत्तियां लगी होती हैं। देखा होगा आपने, कई जगह देखा होगा इसको। ठीक है, तो जो ये पौधा है, ठीक है, इसकी हानियां भी हैं और इसके लाभ भी हैं। ठीक है, हानियां क्या है कि जहां पर ये होता है, ठीक है, अपने आसपास किसी को नहीं होने देता। जैसे आपका प्रकृति का आतंकवाद क्या है? यूकेलिप्टस है, वैसा ही ये है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है? धीरे धीरे खत्म करने लगता है ये पौधा। ठीक है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ठीक है, देखिए इसके बारे में देखिए, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एक प्रकार का पेड़ है जो जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को धीरे धीरे कम करने लगता है। लेकिन इसका फायदा क्या है? देखिए, लेकिन इसको नदियों के तटबंधों, जहां पे नदियां हैं ना, वहां पे तटबंधों पे इसे लगा दो। तटबंधों पर उगाने से नदी से होने वाली मिट्टी का क्षरण बचाया जा सकता है। इसका मतलब ये जमीन को क्या करता है? काफी टाइट पकड़ लेता है। ठीक है, इसीलिए पनपता जाता है। ठीक है, तो प्रोसोपिस, आपने एक नया नाम सुना आज, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जो आपके
इम्पोर्टेंट नाम होते हैं एक डायरी बनाइए और उसमें उनको नोट करते रहा कीजिए, ठीक है, ताकि ये कभी एग्जाम में आए तो आप उन्हें मिस ना करें। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? अगर भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की बात की जाए, ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे याद रखना है। हम बात करते हैं जैव विविधता, ठीक है। अच्छा, जैव विविधता को हम कैसे पता करेंगे? हम जैव विविधता को कैसे पता करेंगे ये सोचना है, ठीक है। आप जैव विविधता को पता ऐसे करेंगे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब जाओगे, क्या कहा मैंने? जब एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तभी तो जैव विविधता का पता चलेगा कि यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, तभी तो विविधता होगी, ठीक है। और जाएंगे कैसे? पैरों से। और भारत के पैर मैंने आपको कोडिंग में पढ़ाया है, भारत के पैर। भारत के पैर क्या है? भारत का पैर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। सबसे नीचे तमिलनाडु है, तो भारत का पैर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। जो चेन्नई जो है वहां पर भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थित है, ठीक है। सवाल आएगा इसकी स्थापना कब हुई? तो 2003 में हुई, मगर मुख्य क्या है? कहाँ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को जैव विविधता दशक के रूप में मनाया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता दशक किस दशक को मनाया गया? तो ध्यान देना, अभी जो दशक खत्म हुआ, अभी 2023 है, इससे पहले कौन सा दशक खत्म हुआ? 2020 वाला दशक खत्म हुआ। वही दशक जो था वो जैव विविधता दशक था। तो 2011 से शुरू होकर 2020 तक का जो दशक था, ठीक है, डिकेड था, वो जैव विविधता दशक था। इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रहेगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैव विविधता अधिनियम जब आप याद करोगे, एक मिनट, जैव विविधता अधिनियम जब आप याद करोगे तो आपको क्या याद रखना है? देखिए, इसमें आपको याद रखना है जैव विविधता अधिनियम, ठीक है। आपको इसमें सिर्फ जैव को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? जैव। जैव के 2 अक्षर और जैव के 2 अक्षर, ठीक है, और 2 माने 2002। तो 2002 में भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम पारित किया। मेरी मानिए ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, तो इसको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको हम बड़े अच्छे से याद रखेंगे। कैसे? देखिए, आपको याद रखना है भारत का ये मैप, सॉरी, ठीक है। आप एक बात बताइए, समुद्र भारत में कहां से लगता है? अगर हम यहां से जब शुरू कर रहे हैं, ये जब गुजरात से हम शुरू कर रहे हैं, तो समुद्र कहां से लग रहा है? यहां से। यहां से इधर तो पाकिस्तान है, ठीक है, ये भारत है। तो समुद्र कहां से लग रहा है? यहां से। और ये कहां गायब हो जा रहा है? ठीक है, समुद्र लग रहा है यहां से, ठीक है। तो यहां पे जो है, यहां पे क्या है? कच्छ की खाड़ी। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। क्लियर है? तो जो भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो है कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रथम समुद्री माने समुद्र के प्रथम में है जो, तो समुद्र गुजरात के तट से लगता है और वो तट का नाम क्या है? कच्छ की खाड़ी। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे बना दिया। क्लियर है? कच्छ की खाड़ी में। अब जरा मेरी ध्यान से देखो, इसका सन भी याद रख लेते हैं। देखो, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। अब देखो, नंबर यहां से उठाओ, ये जो आपको क दिख रहा है ना, इस क को अगर सीधा करेंगे तो आपको क्या बनेगा? 8। समझ रहे? ये इसको सीधा कर दो ना, ये देखो तिरछा 8 बन रहा है, तो ये 8 बन गया। क का ये 8 ले लिया और खाड़ी का ये 2,
ख बनाने से पहले 2 बनाते हो, ठीक है, तो ये बन गया 2। तो 1982 में भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी स्थापित हुआ। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? ध्यान दीजिए, जैव भौगोलिक क्षेत्र अलग हैं, ठीक है। तो भारत के कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, याद रखना, भौगोलिक स्थिति के आधार पर बांटे गए हैं। तो जैव भौगोलिक क्षेत्र मतलब भारत के हैं 10। कितने हैं? 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। देखिए, पहला लद्दाख के ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय पर्वतमाला, तीसरा तराई क्षेत्र, चौथा गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पांचवा राजस्थान का थार रेगिस्तान, दक्कन के पठार छठवां, सातवां भारत के पूर्वोत्तर राज्य, आठवां हो गया पश्चिमी घाट, नौवां हो गया अंडमान निकोबार द्वीप और 10वां हो गया पश्चिमी और पूर्वी तटीय बेल्ट। क्लियर है? ठीक है, 1 मिनट। चलिए अगला देखिए, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पाया, किस राज्य में पाया जाता है? अति सघन, अति सघन माने डेंस, अति सघन वन माने डेंस फॉरेस्ट, जहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब पेड़ जो है ना वो बहुत क्लोज हैं, ठीक है, ऐसा वहां होगा जहां बारिश बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, अति सघन, देखो पेड़ बहुत क्लोज है ना, पेड़ बहुत क्लोज हैं, तो इसके नीचे आदमी को अपना शेल्टर बनाने में, आसानी होगी, क्योंकि पेड़ नजदीक हैं, ऊपर से बारिश भी नहीं आएगी। पेड़ बहुत क्लोज है तो ऊपर से बारिश नीचे नहीं आएगी। तो एक चीज याद रखो कि जहां अति सघन वन होंगे वहां पे आदमी शेल्टर आसानी से बना सकता, और वो आदमी जो है, ठीक है, वो आदमी कौन है? वो आदमी कोई और नहीं, वो आदमी अरुण है, एक नाम वाला राज्य, ठीक है, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो अति सघन वनों में प्रथम है, सर्वाधिक अति सघन वन का है अरुणाचल में। क्लियर है? अब अगला सवाल आता है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है? सबसे ज्यादा वन, वो सघन वन वाला था, ये ज्यादा वन वाला है। क्लियर है? तो देखो ये सर जो है, ठीक है, मान लेते हैं ये सर पूरा भारत है और सबसे ज्यादा वन बीच में। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है? बीच में, माना मध्य में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत है, मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, प्रतिशत नहीं, सबसे ज्यादा वन, ठीक है, और सबसे घने वन अरुणाचल में। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, धान का जो पौधा होता है ये बहुत एग्जाम में आया है और याद होता नहीं है, ठीक है, तो इसको याद करेंगे। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो पहले आप नाइट्रोजन लिख लो, ठीक है, नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करता है? तो पहले नाइट्रोजन लिख दो और फिर ना सेम लिखो, ई सेम लिखो, और जो ट्रॉ है ना, ये ट्रॉ भी सेम लिखो, मगर जो ये ओ की मात्रा है इसको ए की मात्रा बना दो और एक टॉ और लगा दो। क्या बना? नाइट्रेट। तो धान का पौधा जो है वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट के रूप में। क्लियर है? ठीक है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, 12वां सवाल जो है आपका, भारतीय जीव जंतु कल्याण, जरा इसको फोकस करो ध्यान से। जीव और जंतुओं का कल्याण, जीव और जंतुओं का कल्याण कब होगा? जब आप उनको घास दोगे। कैसी घास? हरी घास दोगे। उनका कल्याण कब होगा? वो तो क्या चाहते हैं? हमें घास मिले, है ना। और हरी घास से, देखो ये हरा है ना, तो हरा से बनाना है हरियाणा। तो जगह तो हो गई हरियाणा, मगर जो मेन प्लेस है वो है आपका वल्लभगढ़। क्या है? वल्लभगढ़। ठीक है, तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय जो है वल्लभगढ़ हरियाणा में है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट।
अगला सवाल है, हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हॉट स्पॉट, ठीक है, अब इसको समझाएंगे ठीक से क्या है। अगर सबसे पहले प्रयोग की बात आई, ठीक है, तो आपको याद रखना है जो हॉट स्पॉट, देखो हॉट स्पॉट मतलब कोई स्पॉट जो है वो लाल हो गया। हॉट जब गर्म होता है तो क्या हो जाता है? लाल। और लाल इंडिकेशन देता है कि कुछ सही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कोई चीज नॉर्मल नहीं है। लाल शो करता है ना कि कोई चीज नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल से आपको याद रखना है, नॉर्मल से बनेगा नॉर्मन। क्या बनेगा? नॉर्मन, ठीक है। तो नॉर्मन मायर्स, एक नाम याद हो जाए चल जाएगा काम, ठीक है। तो हॉटस्पॉट माने लाल, लाल मतलब कुछ चीज क्या है? नॉर्मल नहीं है। और नॉर्मल से नॉर्मन मायर्स। तो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में सबसे पहले हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अब अगला सवाल है कि हॉट स्पॉट से क्या तात्पर्य, क्या है हॉट स्पॉट? तो देखिए, हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अधिक उत्पादक होते हैं, जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता, स्थानिक जातियां मतलब जो उसी स्थान में होने वाली जातियां हैं, उनकी उपलब्धता और जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जहां पे बायोडाइवर्सिटी कुछ ज्यादा ही अधिक होती है, ठीक है। वे जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे हाई बायोडाइवर्सिटी है, जहां पे क्या है? हाई बायोडाइवर्सिटी है, मतलब वहां पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी बहुत सारे हो रहे हैं, पेड़ पौधे भी बहुत सारे हो रहे हैं, और फ्लोरा और फाउना दोनों बहुत सारे हो रहे हैं। तो वो हाई बायोडाइवर्सिटी मतलब हॉट स्पॉट है, ठीक है, मतलब एक इंपॉर्टेंट स्पॉट है। क्लियर है? ठीक है। सवाल आएगा, विश्व भर में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हॉट जो है ना, हॉट के 3 अक्षर उतार लो, ठीक है, और इस 3 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 36। तो विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? 36। क्लियर है? और अगर भारत की बात की जाए कि भारत में कितने हैं, तो भारत में कुल हॉटस्पॉट सिर्फ 4 हैं। कितने हॉटस्पॉट हैं? 4, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो 4 हॉटस्पॉट भारत में है, ठीक है। उनके नाम देखिए, पहला हॉटस्पॉट है हिमालय, क्लियर है। दूसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र, ठीक है, म्यांमार वाला क्षेत्र, ठीक है, उधर किनारे, वहां भी बहुत बारिश होती है। अगला है पश्चिमी क्षेत्र, जो इधर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। और एक हो गया सुंदरलैंड। ये सुंदरलैंड सुंदरवन नहीं है, ये अलग है। सुंदरलैंड नीचे आता है, ठीक है, इसको आप सर्च करिएगा, सुंदरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया, उसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये ऑफिस में काम करता था और इसको टास्क दिया, ठीक है, और ये अपने बॉस को बोलता था कि ये जैव विविधता के बारे में अपने बॉस को बोलता था रोज, ठीक है, क्या बोलता था? रोज बोलता था। और रोज से बन जाएगा रोजन। तो वॉल्टर जी रोजन, वॉल्टर जी रोजन जो हैं, इन्होंने 1985 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले, ठीक है। हॉटस्पॉट वाले क्या थे? नॉर्मन मायर्स, ठीक है, ये हैं वॉल्टर जी रोजन, ठीक है। एक बार याद करिए, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो जैव विविधता का भंडार किसको कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय, मैंने बताया गर्मी भी और बारिश भी, ठीक है, कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय वर्षावन,
जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, जहाँ गर्मी, देखो आगे गर्मी है पीछे बारिश है, तो वहां पे क्या होता है, जैव विविधता। जैसे अगर देखा जाए जहाँ पे 0 डिग्री चलती है, ठीक है, वहां पे हमेशा, वहां पे 0 डिग्री चलती है, मतलब वहां पे गर्मी, धूप बिल्कुल कैसी पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है। और हमेशा 2 बजे से 4 बजे के बीच क्या होती है, बारिश होती है। क्योंकि वो वाष्प, मतलब जब धूप की किरण जितने ज्यादा उससे पड़ेगी तो वाष्प भी उतने स्पीड से उठेगा और बादल बनेगा और बारिश होगी। तो 2 बजे से 4 बजे तक हमेशा बारिश होती है और धूप भी प्रॉपर पड़ती है, डेली पड़ती है, बारिश भी डेली आती है। तो वहाँ की जो जैव विविधता है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, भारत में कोई 0 डिग्री वाला एरिया नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वो उन्हें जैव विविधता का क्या कहा जाता है, भंडार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। भारत में पहला एक हो गया पश्चिमी घाट और असम से लगे हुए क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा, मतलब जो 7 सिस्टर्स वाले एरिया है और जो पश्चिमी घाट है वो क्या है, आपके जैव विविधता का भंडार। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो इसका नाम आप याद कर लीजिए, डाइक्लोफिनेक। ठीक है, तो भारत में गिद्धों की मौत, अब ये डाइक्लोफिनेक से मौत कैसे होती थी, मान लो कोई गाय है और गाय के क्या लग गई, चोट लग गई, तो इस पे ये डाइक्लोफिनेक लगाते हैं। डाइक्लोफिनेक लगाते हैं तो क्या होता है, मान लो गाय मर गई, ठीक है, गाय मर गई, गाय को फेंक दिया खुले में। खुले में जब गाय को फेंका तो इसको खाने कौन आया, गिद्ध आ गया जी। ठीक है, इसको खाने गिद्ध आ गया। गिद्ध ने जब इसको खाया तो ये डाइक्लोफिनेक से ये गिद्ध भी मर गया। तो देखिए क्या है, भारत में गिद्धों की मौत उन मृत जानवरों या पशुओं को खाने से हुई जिन्हें डाइक्लोफिनेक नामक दर्द निवारक दवा दी गई थी। इस दवा ने गिद्धों की संख्या, ध्यान दीजिए, 4 करोड़ से घटाकर 4 लाख से कम कर दी। 4 करोड़ से घटा के 4 लाख से कम इन्होंने, इस दवाई ने इनकी क्या कर दी, संख्या कर दी। क्लियर है? तो डाइक्लोफिनेक ये बहुत बार आता है, डाइफिनेक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट में क्या अंतर है, आपने सुना होगा। तो पहले हम बात करते हैं रेड लिस्ट की। तो जो रेड लिस्ट है वो उनकी लिस्ट है जो प्रजातियां, देखिए प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, हो चुकी हैं लिख देते हैं। ठीक है, तो जहां प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं वो है रेड लिस्ट। और रेड डेटा बुक क्या है, यहां विलुप्त वाली तो है ही, मगर उसी के साथ साथ विलुप्त प्राय वाली भी है। मतलब जो विलुप्त हो चुकी हैं उनकी लिस्ट तो है ही, मगर जो विलुप्त होने वाली हैं आगामी आने वाले समय में उनकी लिस्ट भी है। किसमें, रेड डेटा बुक में। बल्कि रेड लिस्ट में सिर्फ उनकी लिस्ट है जो विलुप्त हो चुके हैं। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल है, रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट किस संस्था से संबंधित हैं? तो इनको जारी कौन करता है? तो आपको याद रखना है IUCN बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है विश्व की। यह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सरल है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये, अब इसका हेडक्वार्टर याद करना है आपको। ठीक है, तो ध्यान दो, ये जो सी है ना, इसको इधर ले आओ और इस पे एक डंडा मार दो नीचे को, तो क्या बना, जी, और जी से बनेगा ग्लैंड। ठीक है, अब ग्लैंड में लैंड आ रहा है और लैंड से बनेगा स्विट्जरलैंड।
लैंड से स्विट्जरलैंड, ग्लैंड, तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में IUCN का क्या है, हेडक्वार्टर है। क्लियर है? तो आपके ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। ठीक है, जैव विविधता से रिलेटेड। तो जैव विविधता से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम्स में इससे जरूर आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।